Hello and warm welcome to all of you. So, in the next class of geography, or we can say after intro, in the first class of geography, today we are going with the first foremost topic, that is universe. जी हाँ, ब्रह्मांड की हम लोग आज बात करने वाले हैं. ब्रह्मांड की बात करने से पहले एक बहुत शानदार हम कहानी सुनेंगे, फिर हम मुद्दे के ऊपर आएंगे. इस धरती में, अर्थ के ऊपर या इसके बाहर भी, हम जो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, उन सब को, जो कुछ भी हमको दिखता है, विजिबल होता है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक, हम उसको कहते हैं मैटर. द सेकंड वन इज नॉन एज एनर्जी. व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज एनर्जी? सो ईच एंड एवरीथिंग, ये हम लोगों ने पीछे आपको इंट्रो दिया था, दैट व्हाट टॉपिक्स वी हैव टू कवर in the whole geography. This is our first section. There are total 3 sections, as we told. General physical geography, the second one is Indian geography, and the third section is the world mapping. Okay, so in the first section there are total 7 units, and the first unit, that is general geography, and in general geography we are going with the topic universe. Okay, so today we are studying universe. So what is universe? So as I told, that in the universe there are two important things. One, energy. Second, matter. What is matter? Each and everything that is visible to you. I am this pen, the board, this podium, this camera, each and everything. You are sitting in your room, maybe in the library, so each and everything that you can visualize, your book, your table, your chair, all these things are matter, padartha. And the things that are exist but not visible, they are energy. For example, yes, there is light in this room, there is light in your room too. दोनों जगह प्रकाश है, लेकिन वो हमको दिखता नहीं है. प्रकाश का प्रभाव हमको दिख रहा है. स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी ने अपना काम किया, लाइट जल गई. क्या ये प्रकाश है? तो अगर यहाँ पर ये हाथ है तो हमको इसके ऊपर प्रकाश दिखेगा. मैं भी हाथ हटा लूंगा, यहाँ से प्रकाश पास हो गया. ओके, सो देयर आर टू थिंग्स, द एनर्जी एंड द मैटर. एनर्जी दैट इज विजिबल, energy that is invisible, matter that is visible. Same, there are two other things that we found in the universe or on the earth. One is space, one is time. What is space? Nothingness is the space. In philosophy, दर्शन शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं 1 + 1 = 0. शून्य. अंत में क्या होना है? सब कुछ क्या हो जाना है? शून्य हो जाना है, जीरो हो जाना है. ओके, सो दिस जीरो इज स्पेस. जहां कुछ नहीं है वो स्पेस है. एंड अनदर थिंग इज टाइम. सब कुछ किसके अंतर्गत है? वो टाइम के अंतर्गत है, काल के अंतर्गत है. ओके, सो स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी. नाउ, यूनिवर्स में एक समय हुआ करता था जब सारा एनर्जी प्लस सारा मैटर, ऑब्वियसली स्पेस और टाइम भी उसका पार्ट है, ये एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड था, संकेंद्रित था, एक बिंदु के ऊपर. और उसके बाद क्या होता है? उस बिंदु के अंदर एक विस्फोट होता है, महाविस्फोट, बड़ा धमाका होता है. एंड दिस महाविस्फोट और boom is known as the Big Bang. This is known as the Big Bang, or we can say महाविस्फोट. ठीक है,
तो आज से 13.5 अरब वर्ष पूर्व 13.6 बिलियन ईयर्स अगो ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता था। उसमें सारा मत पदार्थ, सारी ऊर्जा वो एक बिंदु पर संकेंद्रित थी और उस एक बिंदु के अंदर एक महाविस्फोट होता है, बिग बैंग होता है, और इस बिग बैंग के इवेंट के साथ हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की शुरुआत हो जाती है। द यूनिवर्स इज ऑरिजिन विद द इवेंट नॉन एज बिग बैंग 13.6 बिलियन ईयर्स अगो ये घटना हुई। ओके, और उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद एक चीजें बनती चली गई। जैसे तो गैलेक्सीज बने, स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, अलग अलग प्रकार के उपग्रह बने, जो कुछ भी हमारे ब्रह्मांड के अंदर है उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, इट कैन बी गैलेक्सी, इट कैन बी स्टार, इट कैन बी प्लैनेट, नेबुला, या जो कुछ भी एक्स वाई जेड और भी आप इमेजिन कर सकती हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये सब क्या है? इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। यूनिवर्स का मतलब ही क्या है? आपके सामने बहुत सरल परिभाषा यहाँ पर दी हुई है जिससे आपको गो थ्रू होना है। नाउ another important thing about universe is that it is unimaginably vast। ये अथाह सागर जिसको हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि हमको लगता है कि हमने बहुत कुछ यूनिवर्स के बारे में जान लिया है। हम धरती से निकलकर चांद पर पहुंचे, देन वी रीच टुवर्ड्स द मार्स। हमारे सैटेलाइट्स वो सोलर से लेकर के और जुपिटर तक पहुंच चुके हैं। स्टिल सोलार सिस्टम के बाहर भी हम बहुत कुछ देख चुके हैं। स्टिल हम यूनिवर्स जितना टोटल है उसका 1% भी नहीं जान पाए हैं। वी आर नॉट इवन अवेयर अबाउट 1% ऑफ द यूनिवर्स। ओके, इतना बड़ा है यूनिवर्स। एंड सेकेंड थिंग इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। ये लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हर दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है। ओके, नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स? क्या क्या है यूनिवर्स के अंदर? तो यहाँ पर जो कुछ भी आपको दिख रहे हैं सब यूनिवर्स के अंदर है। तो क्या क्या है? नंबर 1 गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं, स्टार्स, तारे, प्लैनेट्स, ग्रह, natural satellites like moons. Okay, earth have one natural satellite, moon. Then Saturn, Jupiter, all these planets, they have dozens of natural satellites. Maybe you heard about the name Titan. Okay, etc. Then the whole solar system, so each and every star have their own system. We are the part of the solar system. Our star is sun. So we discussed about the solar system. Then we found asteroids. There are another important uh, uh, celestial bodies. Then we found comets, meteors, nebula, black holes, dark matter and even dark energy. Because अभी हमने बोला ना कि यूनिवर्स का पार्ट क्या क्या है, तो उसका एनर्जी भी उसका पार्ट है, स्पेस भी उसका पार्ट है, टाइम भी उसका पार्ट है। ओके, तो इसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गैलेक्सीज की। आकाश गंगा आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। सो बेसिकली गैलेक्सीज क्या है? आप यूनिवर्स कितना बड़ा है आप उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि, या उससे पहले मैं आपको एक शानदार चीज बताता हूं। द बिगेस्ट थिंग दैट वी कैन इमेजिन इज यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर हमको क्या मिलता है? यूनिवर्स के अंदर हमको मिलती हैं गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या है? तो गैलेक्सीज हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। ओके, देयर आर मैनी स्टार्स और वी कैन से बिलियन ऑफ स्टार्स इन अ सिंगल गैलेक्सी। तो ऐसी बिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं and there is one galaxy known as Milky Way. Okay, one galaxy known as Milky Way. In this galaxy Milky Way, or we also uh, known as the Akash Ganga, Dugdha Mekhla, etc. In this galaxy Milky Way there is a star known as Sun. In Sun there are 8 planets.
The one where life exists is Earth. And on Earth, there are many continents and countries. Many continents as well as countries. उसमें एक देश है भाई हमारा प्यारा भारत. And in India or Bharat, in the capital of Bharat, known as Delhi or New Delhi, we are studying about this whole structure. ओके तो अभी अगर मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली इंडिया में है, इंडिया एक कॉन्टिनेंट का भाग है, एशिया, ये सब किसके ऊपर है? अर्थ के ऊपर है. ये अर्थ किसका भाग है? ये अर्थ एक स्टार है सन, उसका जो सिस्टम है, उसकी जो फैमिली है, जिसको हम सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली कहते हैं, उसका एक प्लैनेट है. सन एक स्टार है, सन एक स्टार है, और ऐसे लाखों स्टार हर गैलेक्सी में होते हैं, और ऐसी लाखों गैलेक्सी यूनिवर्स में है. Now you can imagine how the biggest our universe is. हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है. ओके आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो अब पढ़ना क्या क्या है? तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इसी, ये अगर आपको ये एक बार समझ में आ गया तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया. ठीक है, हम धरती पर रहते हैं, हमको धरती की जानकारी होनी चाहिए. हम भारत देश में हैं और आपको भारत सरकार की नौकरी करनी है, तो आपको भारत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए. तो हमारा मैक्सिमम फोकस किस पर होगा? इंडिया के ऊपर. उससे कम फोकस होता चला जाएगा बाकी चीजों के ऊपर. हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे किसको? इंडिया को. उससे कम पता होना चाहिए हमको किसका? कॉन्टिनेंट्स का, अर्थ का. उससे थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए हमको यूनिवर्स की. ठीक है, चलिए. तो हम गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं. गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी बेसिकली जिसके अंदर बिलियन ऑफ स्टार्स है, एंड ईच एंड एवरी स्टार दे हैव देयर ऑन प्लैनेट्स. उसमें गैसेज हैं, उसमें डस्ट हैं, क्योंकि प्लैनेट्स के चारों तरफ क्या होता है? गैसेज का कवर होता है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. द कवर ऑफ गैसेज और एटमॉस्फेयर. तो गैस मिलेगी हमको, डस्ट मिलेगी, अलग अलग तरह की चीजें, डार्क मैटर मिलेगा. डार्क मैटर जिसके बारे में बहुत अभी स्टडी करना है, अभी हम बहुत अवेयर नहीं है उसको लेकर के, तो हम उसको डार्क मैटर कह देते हैं. ठीक है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं किससे? ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण. ठीक है, तो गैलेक्सी इज अ सिस्टम जिसके अंदर ये सब कुछ है. बेसिकली सिंपली अगर आपको एक लाइन में लिखना है तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स. ठीक है, एज यू कैन सी ये सारी अलग अलग गैलेक्सीज है. ये हमारी खूबसूरत सी गैलेक्सी आपको दिख रही है, मिल्की वे. इस गैलेक्सी का पार्ट हम है. इसके अंदर यहाँ पर एक कोने पर एक स्टार है जिसको हम बोलते हैं सन. उसके चारों तरफ हमारा पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है. ठीक है, द सेकेंड थिंग इज गैलेक्सी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यूनिवर्स के, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कुछ है. अलग अलग गैलेक्सीज मिलकर के भी बहुत सारी बॉडीज बनाती हैं. ठीक है, सेलेस्टियल सिस्टम्स बनाती हैं. नाउ हमारी गैलेक्सी मैंने बता ही दिया है, मिल्की वे. और इसी मिल्की वे के अंदर, इसके अंदर भी लाखों तारे हैं. उसमें से एक कोने पर एक छोटा सा तारा है जिसका नाम है सन, सूर्य. उस सूर्य के चारों तरफ जो घूम रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम, सोलर फैमिली, उसका हम भाग है. इमेजिन करो, एक गैलेक्सी के अंदर कितने सारे यहाँ पर लाखों तारे हैं, और ऐसी लाखों गैलेक्सीज हैं. ओके, दिस इज यूनिवर्स. ये ब्रह्मांड है, शानदार क्रिएशन है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. नाउ ये जो गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर, लाखों गैलेक्सीज हैं. अब तक जो हमको जानकारी है उसके हिसाब से 3 तरह की गैलेक्सीज यूनिवर्स के अंदर पाई जाती हैं. ठीक है, कौन कौन सी? तो पहले है स्पाइरल गैलेक्सीज. सबसे बड़ी मात्रा के अंदर जो पाई जाती है स्पाइरल, एक सीडी डिस्क जैसी होती है बेसिकली. ये आप देख पा रहे हैं. तो जिस तरीके से एक सीडी होती है कि फैलाव बाहर की तरफ होता है, केंद्र है उसका एक, ऐसी स्पाइरल गैलेक्सीज हैं. ये फ्लैट है, सीडी की तरफ फ्लैट है, रोटेटिंग डिस्क की तरह है, और इनके क्या है? स्पाइरल आर्म्स हैं. ये आप देख सकते हैं, सेंटर है, ये इनकी भुजाएं बनी हुई हैं अलग अलग. ऐसे इनकी अलग अलग भुजाएं हैं. भुजाओं पर क्या है? तारा है. आप देखिए सेंटर के अंदर कितना वाइट है ये, तो सेंटर के अंदर सर्वाधिक तारों का कंसंट्रेशन है. ठीक है,
एक हो गया। दूसरे प्रकार की गैलेक्सीज हैं जो एलिप्टिकल फॉर्म में है। ठीक है, अब एलिप्टिकल फॉर्म आप लोग जानते हैं, राउंड या ओवल, अंडे जैसा जो होता है इन शेप। ठीक है, और इसके अंदर पुराने तारे हैं। यू कैन फाउंड हियर, दिस इज द एलिप्टिकल, दिस इज द एलिप्टिकल। इसी तरीके से बहुत सारी कुछ लेंटिकुलर गैलेक्सीज हैं लाइक दिस एज यू कैन सी हियर, और बहुत सारे इरेगुलर शेप्स हैं, उनका कोई एक फिक्स शेप नहीं है, अलग अलग तरह के शेप्स हो सकते हैं। तो इस तरह की गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड के अंदर पाई जाती हैं। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल। चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ तथ्य दिए हैं, ये तथ्य आपको तसल्ली से पढ़ लेने हैं। और बहुत बेसिक चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि कितनी गैलेक्सीज, तो बिलियन ऑफ गैलेक्सीज है। ईच एंड एवरी गैलेक्सी ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। ठीक है, साइज क्या हो सकता है मैंने बता ही दिया है आपको, थाउजेंड्स टू मिलियन ऑफ लाइट ईयर्स। व्हाट इज लाइट ईयर्स? तो जो डिस्टेंस या मेजरमेंट यूनिट है यूनिवर्स के अंदर, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। यानी कि एक ईयर के अंदर, एक साल के अंदर एक लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है। ओके, दिस इज नॉन एट लाइट ईयर। क्योंकि यूनिवर्स के अंदर दूरी जो है वो किलोमीटर माइल्स में नापना संभव ही नहीं है भाई। ठीक है, देन गैलेक्सीज की स्टडी को हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी सुना होगा आप लोगों ने, ज्योतिष विद्या विद्या। मिल्की वे की बात कर ली, सोलर सिस्टम की हम लोगों ने बात कर ली, डिस्टेंस मेजर करते हैं, लाइट ईयर में बात करते हैं। गैलेक्सीज भी लगातार मूव भी कर रही हैं और इवॉल्व भी कर रही हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स के अंदर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट वो क्या कर रहा है, वो किसी ना किसी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ का सैटेलाइट है क्या, मून। मून किसका रिवोल्यूशन कर रहा है, अर्थ का। मून धरती के चारों तरफ घूम रहा है। धरती, अर्थ का स्टार कौन है, सन। तो अर्थ क्या कर रही है, वो सन के चारों तरफ इवॉल्व कर रही है। सन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। तो सन क्या कर रहा है, तो वो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ, यानी कि पूरी गैलेक्सी ही घूम रही है बेसिकली, वो गैलेक्सी ही घूम रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिवर्स में सब चीजें लगातार कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ, अब ये मूवमेंट कोई स्टेबल मूवमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा कि भाई एक कोई स्थिर स्टेबल पॉइंट है, उसके चारों तरफ सब घूम रही है, नहीं। वो जो पॉइंट है वो भी घूम रहा है। ओके, इमेजिन कर लो कि मैं यहाँ पर चक्कर लगा रहा हूँ, मेरे चारों तरफ चार लोग हैं, वो मेरा चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं चक्कर लगाते अगर मैं इस तरफ को जाऊंगा तो वो सब चार भी मेरे साथ साथ इस तरफ को जाएंगे, क्योंकि मेरी ग्रेविटेशनल पावर उनको पुल कर रही है, उनको खींच रही है। अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो उस तरफ भी जाएंगे। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ आफ्टर द गैलेक्सी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज स्टार। तो वही स्टार क्या है, क्योंकि मुझे याद है बहुत पहले दूरदर्शन पर एक गाना आता था, एक गवर्नमेंट प्रमोशनल एड आती थी, सौर मंडल में टिम टिम करते तारे अनेक हैं। एंड व्हेन आई ग्रॉन अप, तो मैंने समझा कि ये गाना जिस कवि ने लिखा है उसने अच्छे भाव से लिखा है, बट इसमें फैक्चुअल एरर्स हैं। व्हाई? बिकॉज देयर आर नो स्टार्स इन सौर मंडल। सौर मंडल इज सोलर सिस्टम। ठीक है, तो गाना क्या कहता है कि जो सोलर सिस्टम है इसमें टिम टिम करते चमकते हुए बहुत सारे तारे हैं। नो, इन सोलर सिस्टम देयर इज ओनली वन स्टार, दैट इज सन। ओके, केवल सूर्य है एक तारा, बाकी नहीं है भाई। ठीक है, हाँ ये हो सकता है आकाश गंगा में टिम टिम करते तारे अनेक हैं, दुग्ध मेखला मिल्की वे में टिम टिम करते तारे अनेक हैं। इट यस इट्स ट्रू, बट इन सोलर सिस्टम देयर इज ओनली वन स्टार, दैट इज सन। तो क्या होते हैं ये स्टार, सबसे पहले समझते हैं स्टार क्या है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हम वर्ड यूज कर रहे हैं, जो कुछ भी यूनिवर्स में है उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल बॉडी। हिंदी में कई बार सुना होगा आप लोगों ने, खगोलीय पिंड कह देते हैं, खगोल विज्ञान कह दिया जाता है एस्ट्रोनॉमी को। ओके, सो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं बेसिकली, तो लुमिनस स्फेरॉइड ऑफ प्लाज्मा हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ग्रेविटी। तो बेसिकली इसके अंदर प्लाज्मा, ना तो प्रॉपर सॉलिड है ना वो प्रॉपर लिक्विड है, प्लाज्मा स्टेट में द्रवित अवस्था में चीजें हैं। ठीक है, जो प्रकाशित हो रही हैं, दे हैव देयर ऑन लाइट।
ओके, तो उनका जो ग्रुप है ये वो क्या कहलाएगा, स्टार कहलाएगा। ओके, स्टार cosmic energy engines. Stars are cosmic energy engines that produce heat, light, UV rays, or we can say ultraviolet rays, X rays, and other forms of radiation. तो जो हमारा स्टार है सन, हमको जो हीट मिल रही है वो कहाँ से मिलती है, सन। अभी ये विंटर चल रहा है अभी, है ना। सन जैसी हीट आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप कुछ भी कितने भी हम इनोवेशन कर लें और हमने हीट भी प्रोड्यूस करी, उसमें जो एनर्जी है वो केवल और केवल सन के पास है। सन से एनर्जी धरती के ऊपर आ रही है, उसके बाद प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स उससे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके खाना बना रही हैं, फिर वो खाना पूरी धरती को चला रहा है। द होल अर्थ, द अर्थ एनर्जीज ओनली सोर्स इज द सन। तो हमको हीट किससे मिलती है, स्टार से मिलती है, लाइट स्टार से मिलती है। इसके साथ साथ बहुत सारे तरह के रेडिएशंस वो और करता है, उसमें यूवी रेज भी हैं, एक्स रेज भी हैं, और भी तमाम तरह की रेडिएशंस है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है स्टार्स के अंदर, तो गैसेज होती हैं अलग अलग तरह की, उसमें प्लाज्मा होता है, मैंने बता ही दिया है आपको प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, नाउ तो स्टार्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, गैलेक्सीज, गैलेक्सीज मिलकर के यूनिवर्स बना रहे हैं। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। द नेक्स्ट थिंग इज प्लैनेट्स। तो ईच एंड एवरी स्टार, फॉर एग्जांपल सन, दिस इज सन, तो सन का अपना एक ग्रेविटेशनल पुल होगा, ग्रेविटेशनल पावर होगी, जो भी उसके चारों तरफ है उस ग्रेविटेशनल पावर से खिंचा हुआ, उसको हम, उसमें बहुत कुछ है, उसमें से एक चीज प्लैनेट है। ठीक है, तो प्लैनेट क्या है, तो ये भी एक बॉडी है जो क्या करती है, अपने स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इन द रेफरेंस ऑफ सोलर सिस्टम, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ओके, देन planet has sufficient mass for itself gravity, for its self gravity to overcome rigid body forces so that it assume a hydrostatic equilibrium। इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर शेप में एक पर्टिकुलर जगह पर वो एग्जिस्ट कर पाता है, क्यों, उसके पास अपनी एक सेल्फ ग्रेविटी है। वरना तो क्या होगा, दाएं बाएं बहुत सारे ऑब्जेक्ट घूमते रहते हैं, केवल हमारे सोलर सिस्टम में लाखों ऑब्जेक्ट हैं, कोई बगल से एस्टेरॉइड गुजरा, आप लोगों ने सुना होगा अक्सर खबरें, अर्थ के पास से ये सेलेस्टियल बॉडी गुजरने वाली है, ये वाला कॉमेट गुजरने वाला है, तो कोई बगल से गुजरेगा खींच के ले जाएगा क्या हमको, नहीं। क्यों, वी हैव आर इट्स सेल्फ ग्रेविटी, क्यों, टू ओवरकम रिजिड बॉडी फोर्सेस। ओके, तो उसके पास भी अपनी ग्रेविटी होती है, और पूरा इसका अपने एक सिस्टम होता है। जैसे अगर हमारे आसपास कोई सैटेलाइट है तो हमारा चक्कर लगा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मून हमारा चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ऐसे ही बाकी भी जो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हो गए वो सब भी आ गए। फिर प्लैनेट्स के अंदर ही एक और कैटेगरीज होती है जिसको हम कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, सुना होगा आप लोगों ने, प्लूटो करके एक बहुत अच्छा एक फिल्म आई थी, छोटी स्टोरी फिल्म आई थी। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं, विच दिस इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट इज नॉट नॉन एज प्लैनेट। व्हाई, बिकॉज प्लैनेट्स की एक खासियत है कि इनका एक फिक्स पाथ होता है, जिस पाथ पर, एक फिक्स रास्ते पर ये क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रही हैं। दे revolve around the sun on a certain path. This path is known as orbit. This path is known as orbit. But in the case of dwarf planet, तो वो क्या करता है, अपने ऑर्बिट पाथ को भटकता रहता है उससे। ठीक है, उनको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लूटो। ठीक है, तो जो खासियत यहाँ पर प्लैनेट्स की है, अपना ये मेंटेन रखते हैं इक्विलिब्रियम, यहाँ पर ये नहीं रख पाता, हैज नॉट क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। इसके पास सैटेलाइट्स नहीं होते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स के पास। हर प्लैनेट के पास भी सैटेलाइट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, मरकरी वीनस के पास अपना सैटेलाइट नहीं है। ओके, बट बाकी खासियत उनके पास है, तो वो प्लैनेट्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब प्लूटो की हमने बात की है, तो वही बात जो मैंने बताई है, हमको उस डेफिनेशन को यहाँ पर क्या कर देना है, इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कर देना है, तो ड्वार्फ प्लैनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ और फैक्ट्स की अगर हम बात कर लेंगे प्लैनेट्स के बारे में, जैसे मैनी प्लैनेट्स दे हैव रिंग्स, तो उनके चारों तरफ क्या है, डस्ट का एक रिंग बना हुआ है।
जैसे हमने सैटर्न को देखा होगा, आपने कभी भी अगर सैटर्न की फोटो देखी होगी, पीछे भी आएगा, ठीक है, जुपिटर है, यूरेनस है, इन सब के चारों तरफ एक रिंग दिखाई देगा, यानी वो गोला है, देन उसके चारों तरफ एक रिंग है। वो रिंग क्या है? तो वो डस्ट की रिंग होती है, ठीक है। यू कैन सी बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस, डेब्रिस यानी अलग अलग चट्टानी टुकड़े, रॉकी मटेरियल है, रॉक्स हैं बेसिकली, ओके। सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? तो मरकरी इज द स्मॉलेस्ट, जुपिटर इज द लार्जेस्ट। ये आप पढ़ेंगे, ये आपने बेसिक पढ़ा होगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट थिंग है, वो क्या है? तो जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ, दिस इज सन, ओके। जैसे जैसे हम सन से बाहर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमको क्या मिलते हैं? 8 प्लैनेट्स मिलते हैं, ओके। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? वीनस, मरकरी, अर्थ, मार्स। फिर यहाँ बीच में कुछ डेब्रिस हमको मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। एस्टेरॉइड भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, अभी बताऊंगा उसके बारे में। इसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। तो जो 4 प्लैनेट हैं, शुरुआत के 4 प्लैनेट, वो इस बेल्ट से इनसाइड है, सन के पास है। द रेस्ट ऑफ 4 प्लैनेट्स दे आर फार फ्रॉम द सन। इसलिए इधर जो 4 प्लैनेट्स हैं, इनको हम कह देते हैं इनर प्लैनेट्स, ओके। द मरकरी, द वीनस, द अर्थ, द मार्स, ये जो चारों हैं इसी क्रोनोलॉजी में। और बाद के जो 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको हम कह देते हैं आउटर प्लैनेट्स, ओके। इन्हीं के लिए एक और नाम भी आता है, जो इनर प्लैनेट्स हैं, कई बार इन्हीं के लिए एक और नाम आता है। वो क्या हो जाता है? तो इन्हीं को हम कह देते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। क्योंकि ये जो सब हैं, ये अर्थ के नेचर के हैं, सॉलिड हैं, साइज में कंपैरेटिवली छोटे हैं, सन के पास हैं। while the rest of the 4 they are known as Jovian planets, जोवियन प्लैनेट्स। क्यों? ये सब जुपिटर की तरह हैं। जोवियन मतलब होता है बड़ा। आपने स्कूटर देखा होगा, जुपिटर। तो वाई द स्कूटर नेम आफ्टर जुपिटर? क्योंकि उसमें जो बूट साइज था, उसमें जो डिग्गी है उसके सामान रखने की, वो सबसे बड़ी है, ऐसा उनका क्लेम है। और सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर बड़ा है। जोवियन मींस द बिगेस्ट, ओके। सो ये सब जो क्या है, इनका साइज बहुत बड़ा बड़ा है इन प्लैनेट्स का। ऐसे ही इनका जो नेचर है, तो ये क्या है? ये सॉलिड है कंपैरेटिवली, ये थोड़े से गैसियस हैं, ओके। ये क्या है? सॉलिड है। तो ये डिफरेंस हो गया, बेसिक फैक्ट्स हो गए प्लैनेट्स के बारे में। ऐसा क्यों है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। कभी क्या करिए, एक छोटी सी बाल्टी, बकेट लीजिए, कोई टब लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसके बीच में कुछ छोटे कंकड़, रेत वगैरह डाल दीजिए, एंड देन उसको घुमाइए। क्या होगा? जो सॉलिड चीजें हैं वो सेंटर में, केंद्र में आ जाएंगी। हल्की चीजें हैं वो केंद्र से बाहर की तरफ रहेंगी। सेम जब हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, तो क्या हुआ? स्टार्स के फॉर्मेशन के बाद जब प्लैनेट्स बन रहे थे, एट दैट टाइम ईच एंड एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग एंड रिवॉल्विंग। और उस प्रोसेस में क्या होता गया? जो हैवी चीजें थी वो सेंटर की तरफ आ गई, जो लाइट चीजें थी, हल्की चीजें थी, वो बाहर की तरफ चली गई, ओके। तो इसलिए ये प्लैनेट्स हमारे, उनकी एक खासियत हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं अर्थ के सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट की, मून। ध्यान रखिएगा, व्हाट इज सैटेलाइट? तो एनी सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड एनी प्लैनेट, जो किसी ग्रह के चारों तरफ घूमे, इज नॉन एज सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट लाइक मून, जबकि जो हम सैटेलाइट भेजते हैं धरती से, वो भी तो धरती के चारों तरफ ही घूमती है, बट दैट इज नॉट नेचुरल सैटेलाइट। इसरो लॉन्च करता है, नासा लॉन्च करता है, ईयू लॉन्च करता है ना। ये सैटेलाइट्स क्या हैं? ये आर्टिफिशियल और मैन मेड सैटेलाइट्स हैं। वाइल मून, टाइटन, जियोमेड, ये सब क्या है? नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ओके। सो मून इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट।
सबसे नियरेस्ट जो सेलेस्टियल बॉडी भी अर्थ के है वो भी क्या है, मून है। केवल और केवल 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है हमसे। ठीक है, अर्थ के डायमीटर का ये 1/4 है। अर्थ का डायमीटर लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास है, इसका 1/4 है इसका मून का डायमीटर। ओके, दिन दिन सोलर सिस्टम में ऐसे सैकड़ों सैटेलाइट्स हैं, तो उसमें ये फिफ्थ लार्जेस्ट सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ये पांचवा। ठीक है, क्योंकि जुपिटर और टाइटन के पास बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं। ओके, देन ऐसे ही जो मून है वो एक ड्वार्फ प्लैनेट से भी बड़ा है। प्लूटो ईटीसी जो ड्वार्फ प्लैनेट है उनसे भी बड़ा है मून, तो इसलिए इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ये हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। द होल अर्थ एंड ईच एंड एवरी लिविंग क्रिएचर इज लार्जली इफेक्टेड बाय मून। इसीलिए इन ईच एंड एवरी ट्रेडिशन एंड कल्चर, आप धरती पर कहीं भी चले जाएंगे, आपको हर संस्कृति के अंदर, हर सभ्यता के अंदर, हर परंपरा के अंदर मून का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस जरूर मिलेगा। ओके, चलिए, नाउ फॉर्मेशन कैसे हुआ? एज आई टोल्ड, द universe was formed 13.6 billion years ago, while the moon was formed 4.6 billion years ago। धरती के साथ ही बना था ये। स्टार बनेगा 6 बिलियन ईयर्स अगो, ओके, और मून बना है कब? 4.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, यहाँ नीचे एक फैक्ट है, 30 to 50 मिलियन ईयर्स अगो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। अगेन आई टोल्ड यू, सबसे पहले क्या बना है? यूनिवर्स। After the formation of universe, we found the formation of galaxies. In galaxies, we found the stars. Then we found each and every star, they have their own system. तो स्टार बन गया, सन बन गया, अब बनेगा सोलार सिस्टम, तो उसके अंदर बनेंगे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, ईटीसी। तो ऑब्वियसली बात है कि सोलार सिस्टम बनने के लगभग 30 से 50 मिलियन ईयर्स अगो बाद बना है क्या? मून। नाउ, as I told you, each and every celestial body generally they have two type of rotation, two type of movement. One is the rotation, next one is the revolution. So how moon rotate? So moon synchronous with earth. As earth revolve and rotate revolve around the sun, पैरेलली मून भी क्या कर रहा है? रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस के ऊपर। ये पेन है, ये इसका एक्सिस है, तो ये इस पर ऐसे घूमना, ये रोटेशन हो गया। एंड एट द सेम टाइम मून अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है? रिवॉल्व भी कर रहा है, उसका चक्कर भी लगा रहा है। सेम काम अर्थ भी कर रही है, अर्थ भी अपने एक्सिस पर घूम रही है, पैरेलली वो सन का चक्कर लगा रही है। यानी मैं इस तरीके से घूमते घूमते और क्या करूं? एक फिक्स पाथ पर घूमता रहूं, चक्कर लगाता रहूं। क्लियर? ओके, सो मून इज सिंक्रोनस विद द अर्थ, एंड दैट्स व्हाई we always face or see the same side of the moon, क्योंकि मून पैरेलली रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, दोनों की जो स्पीड है लगभग सेम है, और इसके कारण हमको कभी भी पूरा मून विजिबल नहीं होता है। मैक्सिमम 60% पोर्शन ही हम उसका देख सकते हैं। ओके, देन रिवॉल्यूशन, सो एज यू ऑल नो कि revolved around the earth in around 27 days and few hours. That's why the month based on moon, they are generally वो 28 दिन का महीना होता है मून का। तो जो आपको डिफरेंस फील होता है ना बहुत बार, इस बार दिवाली पास आ गई, दिवाली दूर चली गई, होली पास आ गई, होली दूर चली गई, है ना? या कई बार सुना होगा आपने, तिथि 1.5 दिन की है, आज भी शिवरात्रि है, कल भी शिवरात्रि है, ऐसा सुनते सुनते होंगे आप लोग। वो क्यों होता है? क्यों? क्योंकि मून के रेफरेंस में कैलेंडर्स बनाए जाते हैं बहुत सारे। ओके, मे बी यू हियर्ड बाय एनी ग्रेट ज्योतिषी दैट दिस कैलेंडर और पंचांग इज चंद्र पंचांग। दैट मीन्स दिस इज डेवलप्ड on the movement, on the basis of the movement of the moon, because moon is very important for us.
ओके, सो 27 दिन का उसका रिवोल्यूशन पीरियड है मून का, ठीक है। देन सेम मैंने बता ही दिया, अपने एक्सिस पर रोटेशन और रिवोल्यूशन सेम पीरियड में होता है, इसीलिए हमको उसका केवल एक ही हिस्सा दिखता है मून का, दूसरा हिस्सा हमको कभी भी नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? इमेजिन करिए, ये रोटेट कर रहा है, ओके, तो ये वाला हिस्सा हमको सामने दिख रहा है अभी। अब जब पीछे वाला बैक वाला पोर्शन हमारे सामने आना चाहिए, तब तक क्या हो जाता है कि ये इसके अंधेरे, अर्थ का अंधेरे वाले साइड पे चला जाता है, ओके, क्योंकि अर्थ पर भी क्या होता है, आधे टाइम पर दिन होती है, आधे टाइम पर रात होती है, ऐसा करके। चलिए, so here are some other facts. For example, moon studies known as seismology. Okay, this is maybe a new term for all of you. Now, this is our whole solar system. As you can see, this is the boss, or we can say the sun, or the head of the solar system. Then we found these planets. So you can see here Mercury, the smallest. Then we found Venus, the Earth, the Mars, the biggest planet Jupiter, then Saturn. You can easily found the ring of the Saturn, though another planets have also rings, but they are not much visible as Saturn, Sunny ki tarah. Then Uranus, Neptune, and now we found Pluto, or we can say a dwarf planet. And here, after the Mars and before the Jupiter, we found a belt of small rocky material and dust known as asteroid belt. Okay, now, okay, then here is the solar system. So generally क्या क्या है, बहुत बेसिक में आपके सामने मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, एक ये माइंड मैप है, अगर ये भी आपके दिमाग में फिक्स है तो आपका सोलार सिस्टम 90% सॉल्व है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट सोलार सिस्टम का हेड कौन है? सन है। सन लाइट का सोर्स है, हीट का सोर्स है, और मास कंसेंट्रेशन है किसका यहाँ पर? हीट एंड एनर्जी का। देन वी फाउंड प्लैनेट्स, यहाँ पर ये हमको 9 planets मिल रहे हैं। We found some natural satellite, for example moon, Phobos, Deimos, Titan, Ganymede, ये सब सैटेलाइट है अलग 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 planets के, हम लोग पढ़ेंगे अंदर जा करके। Then we found another important thing known as asteroid. What is asteroid? Okay, so asteroid कहाँ पर पाया जाता है? पहली बात, मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, छोटे रॉकी मटेरियल होते हैं ये, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर दिए हैं, सिरिस, विस्टा, ईटीसी। ऐसे ही एक बॉडी होती है कॉमेट, अभी आगे बताऊंगा कॉमेट क्या होता है। बेसिकली आइस और डस्ट के छोटे छोटे रॉकी मटेरियल होते हैं, आइस और डस्ट के छोटे रॉकी मटेरियल होते हैं, ओके। और व्हेन दे पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, जब हमारे धरती के वातावरण से, वायुमंडल से गुजरते हैं, सो व्हाट हैपन, दे due to friction, due to friction this ice start melting and burning, उसके कारण एक टेल फॉर्मेशन, एक पूंछ बन जाती है कॉमेट्स की, ठीक है। और उसको लोग टूटता हुआ तारा भी कह देते हैं। जैसे हेली, ये बड़ा फेमस कॉमेट है हेली, आपने सुना होगा कि इतने पर्टिकुलर साल बाद धरती के पास से गुजरता है, तो हेली कॉमेट है। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज मेटेरॉइड्स। तो meteors and meteorites, there are two things, okay, though they are same thing। तो ये क्या है? तो ये भी कुछ रॉकी पीसीज हैं, और जब ये धरती के पास से गुजरते हैं, बहुत नंबर ऑफ थाउजेंड्स ये रॉकी पीसीज होते हैं, ठीक है। तो धरती के पास से, किसी भी प्लैनेट के पास से गुजरेंगे तो उसकी ग्रेविटी से उसकी तरफ खींचेंगे, और लगातार इनके गिरने को हम लोग क्या कह देते हैं? मिट्टियोर शावर, ओके। इसको भी तारा टूटना कह देंगे बहुत सारे लोग। और अगर ये धरती पर कहीं गिरता है तो वहां पर ये अपना गड्ढा कर सकता है, कोई लेक बना सकता है, ईटीसी। ओके, नाउ अब सोलर सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी किसकी बात कर लेते हैं? किसकी? सन की, ठीक है। पहले सन की बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, सन जो है या कोई भी स्टार है उसके पास अपनी हीट होती है, लाइट होती है, सन के पास भी है, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट गैसेज हैं वो कौन सी है? तो वन इज हाइड्रोजन, सेकंड इज हीलियम,
मैक्सिमम जो पोर्शन है सन का वो इससे बना हुआ है. ऑब्वियसली रेस्ट वेरियस गैसेज ऑल्सो. देन अर्थ और सन के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है. हालांकि ये फिक्स नहीं है, घटती बढ़ती है. ठीक है, कैसे घटती बढ़ती है? तो सन के चारों तरफ अर्थ उसका चक्कर लगा रही है, तो ऑब्वियसली वो ओवल शेप में चक्कर लगा रही है, और उसके कारण एक सर्टेन टाइम पर अर्थ और सन के बीच की दूरी मिनिमम हो जाती है, एक सर्टेन टाइम पर वो मैक्सिमम हो जाती है. ठीक है, तो लगभग ये 15 करोड़ किलोमीटर की जो दूरी है अर्थ और सन के बीच की. एंड द सनलाइट, जो वहां से सूरज से लाइट चलती है, वो हम तक पहुंचती है कितने टाइम में? तो उसको 8 मिनट एंड अराउंड 18 सेकेंड्स लगते हैं. इतनी दूरी है, इसीलिए इसको हमने लाइट ईयर कहा है कि ये जो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है वो अर्थ वो लाइट कितने टाइम में तय कर ले रही है? 8 मिनट और 18 सेकेंड के अंदर. तो अगर इस खूबसूरत सर्दी में या कभी भी आप छत पर बैठे हैं और बढ़िया से सूरज की रोशनी आपके पास पहुंच रही है, धूप पहुंच रही है, किरणें पहुंच रही है, तो वो किरण 8 मिनट पहले वहां से चली थी सूरज से. ठीक है, कि लाइट की स्पीड सबसे तेज है, ध्यान रखिएगा. चलिए, द देन कॉम्बिनेशन हो गया. देन एनर्जी, कि भाई इसके पास एनर्जी है कैसे, ठीक है, या क्या क्या हमको इससे मिलता है. तो एक तो लाइट हमको देता है सूर्य, सन. देन वी फाउंड इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स एंड वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशंस. ये हमको किससे मिलता है? ये हमको सन से मिलता है, धरती पर सन से आता है. ओके, सन के ऊपर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू ये हमको हीट और लाइट देता है. नाउ there is another important thing known as solar flare. What is solar flare? So though sun illuminates continuously, लगातार उससे लाइट निकल रही है चारों तरफ. सन कभी सोता नहीं है, ऐसा नहीं कि सन भाई सो जाएगा दिन में लाइट देगा, या वो लाइट दे रहा है तो दिन है, नहीं. सन के चारों तरफ तो कंटिन्यूसली लाइट निकल रही है, वहां पर कंटिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है. ओके, तो लेकिन उसी कंटिन्यूसली लाइट निकलने के प्रोसेस में कभी कभी क्या होता है? सडन फ्लैश ऑफ ब्राइटनेस. तो कुछ हिस्से से क्या हो गया? बहुत तेजी से लाइट निकली, सडन फ्लैश ऑफ ब्राइटनेस. दिस पर्टिकुलर इवेंट इज नॉन एज सोलर फ्लेयर. तो जो सन है, वो जो गोला है, उसके सरफेस के ऊपर, उसकी सतह पर जब ये सडन फ्लैश होता है लाइट्स का, इसको हम क्या बोलते हैं? सोलर फ्लेयर. अब ये है क्या? तो बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, ईटीसी हैं. ठीक है, और जब वो बाहर की तरफ निकलते हैं, फूटते हैं सन से, तो उसको हम सोलर फ्लेयर कह देंगे. ठीक है, मैं हैंड नोट्स में इस पे यहाँ पे उसकी इमेज लगवा दूंगा. ओके, नाउ अब ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं, ये सन से कई कई 100 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं. आप इमेजिन करो, कोई एक जलता पदार्थ है, उसमें से चिंगारी निकल के काफी दूर जाके गिरे, लगभग वैसा ही. ओके, सोलर फ्लेयर्स. और ये आस पास के जो प्लैनेट्स वगैरह हैं उनको इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये कई कई 100,000 किलोमीटर दूर तक जाते हैं, तो उसमें क्या है भाई, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सबका अपना इम्पैक्ट होगा ना. ठीक है, तो ये इम्पैक्ट करते हैं आसपास की चीजों को. जैसे दे आर कंसाइज पार्टिकल्स एंड आर हार्मफुल फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारे जितने कम्युनिकेशन टूल्स हैं वो सैटेलाइट्स के थ्रू रन हो रहे हैं. सैटेलाइट्स यूनिवर्स के अंदर है. अब जब उसमें ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन गुजरेंगे उसके पास से, तो उसके कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं ना, तो डिस्टर्ब कर सकते हैं. ओके, चलिए. ओके, देन जहां पे ये सोलर फ्लेयर्स जिस जगह से निकलते हैं, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, अकम्पनीड बाय कोरोनल मास इजेक्शन. तो कोरोना एक पर्टिकुलर जगह होती है, एक सरफेस होता है सन के अंदर, अभी उसके बारे में बताऊंगा मैं. ठीक है, तो व्हेन ये जब फ्लेयर्स उस सन से वहां से निकलेंगे, सन के कोरोना से निकलेंगे, तो उस पर हमको एक ब्लैक स्पॉट भी दिखाई दे जाता है, क्योंकि वो एनर्जी बहुत सारी थी, वो एक हिस्से में क्या हो गई, बाहर की तरफ चली गई. तो कुछ समय के लिए वो हिस्सा क्या हो जाएगा?
काला काला, यानी कि वहां पर लाइट हमको कम दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा, ये जो बाहर निकला है, जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, तो क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ जो गैसेज हैं, जब उसमें ये आएगा तो उसके कारण बहुत खूबसूरत ब्राइट लाइट भी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम धरती पर एरोरा कहते हैं। ठीक है, एरोरा, वैसे आगे हम लोग उसको बताएंगे एरोरा क्या होता है, कि धरती के दोनों ग्लोब्स पर, स्पेशली ऑन द नॉर्थ पोल, जो स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सब देश हैं, वहां पर आसमान में चमकती हुई कलरफुल लाइट्स दिखती हैं, उनको हम कहते हैं ऑरोरा। तो सोलर फ्लेयर्स भी उसको ट्रिगर कर सकती हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, जब वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और बाकी सब चीजें हमारे एटमॉस्फेयर से हवा में टकराएंगे, तो उसके कारण खूबसूरत लाइट उत्पन्न होगी। बस दैट्स इट। ओके। देन मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, जिसके कारण सन से एनर्जी और हीट निकलती है, हीलियम और हाइड्रोजन आपस में टकराते हैं। देन कॉम्पोजिशन ऑफ द सन, सन में है क्या क्या, तो भाई सन में अलग अलग लेयर्स हैं। ऑब्वियसली बात है, सबसे जो सेंटर में है वो क्या है, वो है कोर। ठीक है। अब जो कोर है, जो सेंटर है, बेसिकली फ्यूजन प्रोसेस वहां पर चल रही है। ओके, कोर इज द सेंटर, द मेन पोर्शन ऑफ द सन। ओके, तो वहां पर क्या चल रहा है, फ्यूजन प्रोसेस चल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन, आपस में टकरा रहे हैं अलग अलग जो हीलियम और हाइड्रोजन है। देन उसके बाद व्हाट वी फाउंड अ कन्वेक्शन जोन। अगला जो लेयर है सन का, सेंटर में क्या हो गया, यहाँ कोर हो गया, इसके बाहर हमें क्या मिलेगा, कन्वेक्शन जोन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। सन के कोर में टेम्परेचर जो है वो हाईली टेम्परेचर बॉडी जो हम इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज द कोर ऑफ द सन। ओके, कन्वेक्शन जोन में टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। उसके बाद व्हाट वी फाउंड, द फोटोस्फेयर, सबसे जो उसका आउटर हिस्सा है। ठीक है, तो वहां पर हमको क्या मिलेगा, फोटोस्फेयर। जो आप सन की फोटो देखते हैं, तो बेसिकली वो आपको फोटोस्फेयर दिख रहा है, उसके अंदर है कन्वेक्शन जोन और उसके अंदर है उसका कोर, सेंटर। ओके, तो फोटोस्फेयर में टेम्परेचर गिर करके 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई सन की जो सतह है, उस पर टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, इमेजिन करो आप 6000 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री होते होते हम गर्म होने लग जाते हैं, गर्मी जब होती है तो 40-45 डिग्री, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर, पानी उबलने लग जाता है। इट्स 6000 डिग्री सेल्सियस ऑन द सरफेस, नोन एज द फोटोस्फेयर। अंदर तो ये मिलियंस में है। ठीक है। देन और इसके बाहर फिर उसका एटमॉस्फेयर है सन का। एटमॉस्फेयर यानी कि वेरियस गैसेस, जो गैसेस का कवर है वो उसके बाहर वहां पर भी है। ठीक है। हर हर सेलेस्टियल बॉडी का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, उसमें गैसेस होंगी नहीं होंगी दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो इसका एटमॉस्फेयर है, जिसमें हमको क्या मिलता है, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, एक तरीके से आउटर बॉडी है। ठीक है, जैसे कोई भी हीट, गर्म चीज जब होती है, तो जितने में वो फैली हुई है उसकी गर्माहट उसके बाहर तक, थोड़ी दूर तक महसूस होती है। सेम विद द सन। ठीक है, फोटोस्फेयर जो है, उसके बाहर का जो कई सौ किलोमीटर का इलाका है, इज नॉन एज क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। इसमें से फ्लेयर्स और बाकी सब चीजें निकलती हैं। ठीक है, तो ये आप एज यू कैन सी इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रिकल लाइंस एमिटेड बाय आयरन, कैल्शियम, निकल। बेसिकली जो चीजें, पदार्थ निकलती हुई दिख रही है सन से हमको, वो कोरोना है। ठीक है। देन ऑरोराज, एज आई टोल्ड, कि धरती, अर्थ के दोनों ही पोल्स के ऊपर जब एटमॉस्फेयर में चार्ज पार्टिकल्स एंटर करते हैं, तो उसको हम अरोरा कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसको अरोरा ऑस्ट्रोलिस कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मतलब ही होता है साउथ। ओके, तो सदर्न हेमिस्फीयर में इसको हम ऑस्ट्रोलिस कह देंगे। देन सन स्पॉट्स, तो जैसा मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, उस जगह पर जो डार्क स्पॉट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सन स्पॉट। नॉर्मली सन स्पॉट बनना और खत्म होना,
यानी कि जो सन है उसके किसी पर्टिकुलर हिस्से पर उस पोर्शन का ब्लैक होते जाना और फिर उस ब्लैक का वापस खत्म होते जाना, वापस वहां पर लाइट आ जाना। तो ये एक साइकिल चलता है जो लगभग 11 ईयर्स का होता है। ऑब्वियसली ये सब चीजों को इफेक्ट करता है यूनिवर्स के अंदर। इवन हम लोगों ने सुना भी होगा, है ना, कि हम कोई भी एक एक्टिविटी करते हैं वो पूरे यूनिवर्स को इफेक्ट करती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा कि अर्थ में या यूनिवर्स में कहीं पर कुछ भी कोई भी एक्टिविटी होगी वो उस यूनिवर्स की सब चीजों पर किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी सन जो पूरे सोलार सिस्टम का केंद्र है, उसका सोर्स है एनर्जी और हीट का, उसके ऊपर इतनी बड़ी प्रोसेस होगी। यानी एक जगह ब्लैक स्पॉट बनना और फिर ब्लैक स्पॉट खत्म होना। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल चलता है 11 ईयर्स का। चलिए, ओके, बाकी ये सब बेसिक फैक्ट है, यू कैन गोइंग विद दैट। देन सोलर विंड, तो एज आई टोल्ड कि जो चार्ज पार्टिकल्स निकलना सन से जब वो मूव करते हैं उसी को हम सोलर विंड कहते हैं। स्टॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सोलर स्टॉर्म। Then next is geomagnetic storm. This is very important. Though each and everything is important, obviously. Okay, but recently in last few decades we found more discussion about this. What is this geomagnetic storm? So see, this is the sun. This is the sun. Okay, this is Earth. The lines that you saw near about the earth, so what is these lines? They are the geomagnetic gravity of the earth. Geomagnetic. Okay, now what happen, जो ये sun है, a temporary disturbance of the earth's magnetosphere caused by a solar wind, shock wave, and or cloud of a magnetic field that interacts with the earth's magnetic field. So we have two poles, north and south pole. Obviously, why they are known as the pole? Okay, so वो दो सेंटर हैं जिस एक्सिस के थ्रू हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। तो वो दो इंपॉर्टेंट सेंटर हो गए पैरेलली। जो हमारा अर्थ है इसका अपना एक जियो मैग्नेटिक सेंटर भी है, यानी कि इसके चारों तरफ एक जियो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आपके पास एक मैग्नेट होगा, अगर हम उस मैग्नेट को किसी चीज आयरन के आसपास या मैग्नेटिक बॉडी के आसपास लेकर के जाएंगे तो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वो जो मैग्नेट है उसका एक सर्टेन फील्ड बनता है जहां तक उसकी अट्रैक्शन पावर काम करती है। ऐसे ही अर्थ का यानी जियो का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है जहां पर ये चीजों को इफेक्ट करता है। इसको हम बोलते हैं जियो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का। और जब इस जियो मैग्नेटिक फील्ड में सन स्टॉर्म सोलर विंड एंटर करती है, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, इसको हम कहते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ही हमको इन जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म से बचाता है। एज यू कैन सी हियर, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो स्टॉर्म था ये बाहर से निकल गया। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं बना होता, ये इससे डिस्टर्ब हो जाता, तो फिर ये हमारी धरती को क्या करता, हमारे सैटेलाइट्स को परेशान करता। हो सकता है कि धरती को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाए, आज ये धरती पर आग लग जाए, ईटीसी कुछ भी ऐसा हो सकता था। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने बात की है यूनिवर्स की, हमने बात की गैलेक्सीज की, हमने बात की स्टार की, हमने बात की प्लैनेट्स की, हमने बात की सैटेलाइट्स की, मून की। अब हम बात करेंगे अपने अर्थ की। ओके, जैसे मैंने आपको इमेज में बताया था कि हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, यूनिवर्स, गैलेक्सी, स्टार, सोलर सिस्टम, सन के बारे में, एंड देन अबाउट द अर्थ। ओके, सो नाउ इट्स अबाउट द अर्थ, धरती की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तीसरा प्लेनेट है, ये आपको पता है सन से, और 93 मिलियन माइल्स अवे है, ये एवरेज दूरी है, इसकी हमने बात कर ली है।
गिव मी अ सेकेंड। इसकी हमने बात कर ली है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अर्थ के ऊपर भी रोटेशन और रिवोल्यूशन की प्रोसेस होती है, और ड्यू टू रोटेशन यहाँ पर 24 घंटे का एक दिन होता है। अर्थ के ऊपर क्या होता है? 24 घंटे का एक दिन होता है। एक मिनट। अब अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है, जिसको हम इसके चारों तरफ जो इसका इकोसिस्टम है, एटमॉस्फेयर है, उसमें एयर कंपोजिशन की बात करें, दिस इज द अर्थ, इसके चारों तरफ गैसेज का कवर, इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या क्या है, तो एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि भाई आपको सब चीजों को पढ़ते हुए आपका बेस हमेशा क्या होगा? एनसीईआरटी होगा। बेस क्या होगा आपका? एनसीईआरटी होगा। तो व्हेन यू गोइंग थ्रू द दिस चैप्टर द एटमॉस्फेयर इन एनसीईआरटी, यू आल्सो फाउंड अ ग्रेट चार्ट अबाउट दिस, कितनी गैसेज है। तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन अराउंड 78%, देन वी फाउंड ऑक्सीजन अराउंड 21%, एंड रेस्ट ऑफ द गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सब गैसेज जो हैं, मीथेन, ऑर्गन, ईटीसी, वो बाकी 1% में सिमटी हुई है। 78% क्या हो गई? नाइट्रोजन। 21% क्या हो गई? ऑक्सीजन। बाकी गैसेज, और इसी कारण ये सब गैसेज मिल करके क्या करती हैं? अर्थ को रहने के लायक बनाती हैं। अगर ये गैसेज नहीं होंगी तो अर्थ हमारी रहने के लायक नहीं रहती। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। देन ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं। इकलौता प्लेनेट है यहाँ पे लाइफ है, और इसके पास एक मून है। ठीक है, ये बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं, आप सब पढ़िएगा। नाउ इसी तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स जो हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि ये कौन सा प्लैनेट है, सन से पोजीशन क्या है उसकी, टाइप क्या है, मैंने आपको बताया था टेरेस्ट्रियल और गैसियस, साइज लगभग कैसा है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा है अलग अलग जगहों पर, ठीक है। एंड देन उनके पास कितने मून्स हैं या नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। मून्स मतलब क्या हो गया? नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। कोई रिंग है कि नहीं है, और कोई खासियत अगर हो तो, जैसे मरकरी की हम बात करते हैं, ये सबसे पास है किसके? सन के। सबसे कम टाइम में रिवॉल्व करता है, बहुत टेम्परेचर है, सन के बगल में ही है। वीनस की हम बात करते हैं तो उसको हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, अर्थ का ट्विन कहा जाता है। क्यों? एकदम सब फीचर्स अर्थ के जैसे हैं, लाइफ नहीं है बस वहां पर। और इसकी खासियत क्या है? रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सब प्लैनेट्स क्या कर रही हैं? बाकी जो 6 प्लैनेट हैं वो अर्थ को वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही हैं, वो अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। जबकि ये जो प्लैनेट है वीनस और फिर यूरेनस की बात आएगी, ये क्या कर रही है? ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रही है, ठीक है। अर्थ की बात हो गई। देन मार्स, इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं, लाल दिखता है, ठीक है, ऑक्साइड के कारण, तो उसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। वहाँ पर वाटर की पॉसिबिलिटी है, ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर लाइफ ढूंढने की, ताकि वहाँ पे हम सरवाइव कर सकें। देन जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट मैंने बता ही दिया है। सैटर्न के पास रिंग्स इसकी खासियत है। देन यूरेनस रोटेट्स ऑन इट्स साइड, इसको हम लाइंग प्लैनेट भी कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। क्यों? भाई जो हमारी अर्थ है, समझिएगा इसको, हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है, झुकी हुई है। जबकि जो यूरेनस है ये अपने एक्सिस पर कितना झुका हुआ है? तो 98 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि ऐसे की जगह ये लगभग ऐसा है। ओके, तो इसी को, इसलिए इसको हम लेटा हुआ प्लैनेट, लाइंग प्लैनेट भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज नेपच्यून। ओके, देन सैटेलाइट्स की बात, ये दोनों क्या होता है ये हम समझ गए हैं, ठीक है। एस्टेरॉइड्स, दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, बाकी सब इम्पोर्टेंट ही है। सो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? सो एज आई टोल्ड कि बेसिकली ये छोटे रॉकी मटेरियल हैं या माइनर प्लैनेट्स हैं, और जो मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी कि जो इनर सोलर सिस्टम है, वहां पर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। यहाँ जो आपको इमेज दिखाई गई थी, यस हियर, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पर प्रॉपर एक एस्टेरॉइड बेल्ट है,
जहां पर लाखों की संख्या में एस्टेरॉइड्स क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, सो दे ऑर्बिट आवर सन इन अ रीजन ऑफ स्पेस, ये बता दिया है। एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है ये बता दिया है। ये सॉलिड है, रॉकी है, रॉक पत्थर वाली फीचर्स रखते हैं, और इरेगुलर बॉडीज, कोई फिक्स शेप नहीं है, इसीलिए इनको हमने प्लैनेट भी नहीं कहा है, इसीलिए इनको हमने ड्वार्फ प्लैनेट भी नहीं कहा है। सबकी अपनी खासियत होनी चाहिए ना प्लैनेट बनने के लिए। ठीक है, इनका अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता क्योंकि इतने बड़े साइजेस नहीं है इनके। ठीक है, चलिए, और ये नंबर ऑफ एस्टेरॉइड्स की बात करें तो लगभग 150 के आसपास जो बड़े एस्टेरॉइड्स हैं उनके अपने मून है, उनका अपना सैटेलाइट है। ओके, सो देर आर मैनी, डक्टाइल वॉज द फर्स्ट, और सैटेलाइट्स बहुत सारे हैं, सीरस, ये कुछ नाम आप लोगों ने सुने होंगे। देन मिटियोर और मेटेरॉइड्स क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है बेसिकली, कि एस्टेरॉइड्स दैट क्रैश एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, ये भी चक्कर लगा रहे हैं। ईच एंड एवरी बॉडी दैट इज इन द सोलर सिस्टम इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, चक्कर लगा रही है। ठीक है, छोटे एस्टेरॉइड से छोटे उनको हम मेटेरॉइड्स कह देते हैं, और जब वो अर्थ के पास आते हैं, ये बर्न अप होते हैं, जल जाते हैं, इनको हम मिटियोर कह देते हैं। ओके, तो मिटेरॉइड्स, मिटियोर, और व्हेन दे रीच टू द अर्थ एंड डोंट बर्न अप, तो इनको हम मिटेराइट्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मिटेरॉइड्स, मिटियोर, मिटेरॉइड्स, तीन टर्म है। तो मेटेरॉइड्स क्या हैं, एस्टेरॉइड से टूट करके छोटे पत्थर, वो क्या हो गए छोटे, मतलब तब भी ये इनका डायमीटर 8, 10, 15, 20 किलोमीटर का हो सकता है। ओके, तो मेटेरॉइड्स हो गए, अगर वो एटमॉस्फेयर में आए या अर्थ के पास आए तो बर्न हो जाएंगे, तो मिटियोर कहा जाएगा। अगर वो बिना बर्न हुए, बिना खत्म हुए, नॉर्मली क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और बर्न होकर के ये खत्म हो जाती हैं। ठीक है, बट अगर ये बर्न नहीं होते हैं और अर्थ के सरफेस पर आकर के टकराते हैं, इसको हम मेटेरॉइड्स कहेंगे। मेटेरॉइड्स की टक्कर से अर्थ के ऊपर, मैंने पहले भी कहा है कि गड्ढा बन सकता है, धमाका हो सकता है, बाकी सब चीजें। ओके, they can hit the earth surface. So this is the basic difference. Already I told you all these things, आप इसको आराम से अपने हिसाब से पढ़ सकती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कॉमेट्स। मैंने बता दिया अभी, टूटता तारा जिसको कह देते हैं लोग, तो वो कॉमेट है बेसिकली। तो ये क्या है, डर्टी स्नो बॉल्स, बेसिकली आइस और डस्ट का एक कॉम्पोजिशन है कॉमेट जो है। ठीक है, डस्ट है और आइस है, डस्ट, रॉक, आइस, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में है तो इनको नंबर ऐसे दिए जाते हैं। ये एक नंबर दिया गया C 2020 F3, देखा गया, इसको आइडेंटिफाई किया, नंबर दे दिया। ओके, सो व्हेन दे, जब ये सन के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सन की गर्मी से जलने लग जाएंगे, और इसके कारण एक इनका कूड़ा बन जाता है, या एक टेल, पूंछ बन जाती है इनकी। ठीक है, उस टेल फॉर्म करते हैं। ओके, सो वी कैन प्रेडिक्ट कॉमेट्स, कुछ कॉमेट्स हमको पता है जो एक सर्टेन तरीके से मूव कर रहे हैं और उनको हम इजीली फाउंड कर सकते हैं। ओके, देन व्हाट इज क्यूपर बेल्ट, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज क्यूपर बेल्ट। तो क्यूपर बेल्ट इज द आउटर लेयर जहां तक सन की ग्रेविटी पावर पहुंचती है। यहाँ अलग अलग प्लैनेट्स हो गए हमारे, एस्टेरॉइड बेल्ट हो गई, तो द आउटर रीजन, इलाका जहां तक सन की ग्रेविटी का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, उसको हम क्यूपर बेल्ट कहते हैं। ओके, चलिए, बाकी बहुत बेसिक फैक्ट है जो आपके लिए दिए हुए हैं, कुछ करंट चीजों को, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देन व्हाट इज गोल्डी लॉक जोन। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहां पर लाइफ पॉसिबल है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, तो उसके आसपास का जो इलाका है उसको सर्टेन एक नाम दिया गया, एक साइंटिस्ट हुए उनके नाम पर दिया गया। तो गोल्डी लॉक जोन इज अ हैबिटेबल जोन, यानी जहां पर हैबिटेट, आवास, घर बन सकता है, घर इन द सेंस जहां पर कोई सरवाइव कर सकता है, लाइफ। ओके, अराउंड अ स्टार वेयर द टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन अ प्लैनेट, यानी कि किसी भी सन के बहुत जो पास का नियरर इलाका होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा, वहां पर भी वाटर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, वाटर कन्वर्ट्स इनटू
गैस, है ना, पानी भाप बन जाएगा। अगर सन से बहुत दूर का इलाका है कोई, तो वहां पर भी क्या होगा, वाटर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस, सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड हो जाएगा पानी। ठीक है, दिस इज द रीजन, द पर्टिकुलर एरिया वेयर द टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर लिक्विड वाटर। तो बेसिकली अर्थ पर है और मार्स पर है, इसीलिए हम लाइफ कहाँ ढूंढ रहे हैं, मार्स पर ढूंढ रहे हैं कि अर्थ के बाद अगला जो लिविंग प्लेस हो सकता है वो या तो मून हो सकता है या मार्स हो सकता है। ओके, तो अर्थ गोल्डीलॉक जोन में है, ये तुमको पता ही है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब इमेजिन करिए, आपने जो चीजें बता रखी हैं कि अगर मान लो ये जो अर्थ होता है ये इस जगह पर होता, तो क्या होता, अर्थ का सारा पानी बर्फ बन गया होता। अगर ये अर्थ मरकरी की जगह पर होती तो क्या होता, तो वहां का सारा पानी भाप बन गया होता। ठीक है, चलिए, बाकी ये एलियन वगैरह की बात है कि भाई अगर यहाँ पर लाइफ है तो ऑब्वियसली बात है कि धरती पर कहीं और भी लाइफ हो सकती है, यस और नो। क्योंकि जो कंडीशंस चाहिए लाइफ होने के लिए वो कंडीशंस आइडियली इस जगह पर हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पर कोई और लोग भी रहते हों। अब तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए एलियन का मतलब ही क्या होता है, जो अनजान हो, स्ट्रेंजर हो, विदेशी हो। ये टर्म और भी जगह यूज होता है, और चूंकि अभी तो हम केवल एक अपने स्टार की बात कर रहे हैं, ऐसे और भी लाखों स्टार्स हैं केवल हमारी गैलेक्सीज में। तो हो सकता है कि और भी स्टार्स पर भी तो गोल्डी लॉक जोन हो सकते हैं, हो सकता है कहीं और पर भी और भी ऐसी बहुत शानदार धरती और लाइफ चल रही हो। हमसे वो उन्नत भी हो सकते हैं, हमसे वो वर्स्ट भी हो सकते हैं, यस और नो। तो ब्रह्मांड एक शानदार चीज है, यूनिवर्स एक बेहतरीन चीज है। डिपेंड ऑन, अभी तो हमने इसके बारे में 1% जाना है, तब ये सिचुएशन है। जितना जानेंगे उतना ज्यादा इसको पढ़ने में और मजा आएगा। खैर, अभी इसको हम यहाँ पूरा करते हैं। आज हमने यूनिवर्स के फॉर्मेशन से लेकर के और यूनिवर्स में क्या क्या है उसकी चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे, जिसमें थोड़ा सा अर्थ फॉर्मेशन और बाकी सब चीज़ों की चर्चा भी आएगी। व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ओके, जो पहली एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी की, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उस एनसीईआरटी के शुरुआत के 2 चैप्टर आपने पढ़ने हैं। ये जो बेसिक यूनिवर्स वाला है उसमें नहीं दिया होगा, क्योंकि उस पर नहीं बहुत डिटेल में देते हैं, बहुत थोड़ा सा देख के रखते हैं, इसलिए इतनी डिटेल में मैंने आपको बताया है। यहाँ बहुत सारे फैक्ट हैं, डायरेक्टली उससे सवाल बनते हैं, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चार्ट दे रखा है जो आपको खुद से सॉल्व करना है। वो क्या है चार्ट, तो कोई भी, जो ये सन है, कोई भी प्लैनेट जब इसके चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर लेता है, एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेता है, सो वन रिवोल्यूशन इज नॉन एज एन ईयर, उसको हम एक साल कहते हैं। सेम, कोई प्लैनेट अपने एक्सिस पर जब एक रोटेशन पूरा कर लेता है, एक रोटेशन पूरा करता है, तो उसको हम एक डे या डे नाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर लेती है, इससे एक दिन रात बनता है। सेम एज अर्थ सूर्य के चारों तरफ 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, इससे रिवोल्यूशन बनता है, एक ईयर बनता है। अब आपको क्या करना है, ये होमवर्क है आपका, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के उस चैप्टर के अंदर एक चार्ट दिया हुआ है, क्योंकि हर प्लैनेट का रिवोल्यूशन और रोटेशन की स्पीड अलग अलग है, सबकी सेम नहीं है। मरकरी है, वीनस है, ये सन के बहुत पास है भाई, तो ऑब्वियसली बात है दे कैन इजिली कवर दिस होल डिस्टेंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। 88 दिन के अंदर एक साल, इनके एक साल हो जाता है। अर्थ के कंपेयर में बात करेंगे तो जितना 88 दिन हुआ हमारा, उतने में ये एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं, ओके। बट इसकी घूमने की स्पीड बहुत कम है। तो अलग अलग प्लैनेट पर जो ये ईयर होगा, ये सब जगह 365 दिनों का नहीं होगा,
वो देखना है आपको कि किस प्लैनेट पर कितने दिनों का एक साल है। दूसरा, अलग अलग प्लैनेट का जो डे और नाइट 24 घंटे में नहीं होगा, क्योंकि हर प्लैनेट के ऐसे रोटेशन की भी स्पीड अलग अलग है, फिर उनका साइज भी तो अलग अलग है, तो साइज के हिसाब से भी रोटेशन की स्पीड इफेक्ट हो जाएगी। तो आपने एनसीईआरटी में जो सेकंड चैप्टर होगा फॉर 11वीं क्लास की, उसमें एक चार्ट मिलेगा आपको कि कौन सा प्लैनेट कितने दिन में अ, एक चक्कर रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेता है, रोटेशन में कितना टाइम लेता है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल, और यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, कुछ अगर कंफ्यूजन होगा अपने आप लोग बाद में जो हमारा ऐप पर सेक्शन कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व देम इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।